अमेरिका के लॉस एंजलिस कोर्ट ने मेटा और यूट्यूब को दोषी पाया है बच्चों की एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के लिए। ये केस इनके कंटेंट के बारे में नहीं है बल्कि इनकी प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन के बारे में। एंडलेस स्क्रॉलिंग, इनकी एल्गोरिदम और बार बार नोटिफिकेशन, इनको लेकर ये केस था और इस बार जिम्मेदार ठहराया गया था इन टेक कंपनियों को। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है। बार बार फ़ोन चेक करना, बार बार नोटिफिकेशन देखना, बिना वजह स्क्रॉलिंग करते रहना, अपना काम अपनी पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। सोशल मीडिया एडिक्शन एक बिहेवियरल एडिक्शन है। तो ये इतना ख़तरनाक क्यों है? क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए ख़तरनाक है या सबके लिए ख़तरनाक है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ये ख़राब कर रहा है वो है अटेंशन का स्पैन। आपकी जो ध्यान देने का क्षमता है या ध्यान देने का जो समय है उसको ये बहुत तेज़ी से कम कर रहा है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ रही है। चाहे आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, और आप कुछ काम करते हैं तो काम में भी आपका जो आउटपुट है वो उतना नहीं आएगा। इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लगातार लोग दूसरों की लाइफ से खुद को कंपैरिजन करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कई तरह की मेंटल हेल्थ इशू बच्चों में डेवलप हो रहे हैं। तो ये टेक कंपनियां अब क्या सुधार कर सकती है? तो देखो, टेक कंपनियां जो है वो अपनी एल्गोरिदम में ट्रांसपेरेंसी ला सकती है, स्क्रीन टाइम का अलर्ट दे सकती है, बच्चों के लिए अलग से एक सेफ्टी मोड पूरा बना सकती है। क्या इंडिया ने भी इसके लिए कोई कदम उठाए हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो वर्ल्ड वाइड है। तो इंडिया ने 2023 में DPDP एक्ट लाया था इसके लिए। इंडिया के अंदर बच्चों की ट्रैकिंग करना बैन है, बच्चों को टारगेटेड ऐड दिखाना भी बैन है, और प्लस पेरेंटल कंसेंट मस्ट है। 2019 में ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक एक्ट बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। इस एक्ट का नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। वर्तमान मुद्दा यह है कि इस अधिनियम में 2026 में एक संशोधन पेश किया गया है। ये संशोधन जो है ये चर्चा का विषय है। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा मुद्दा समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर क्या होता है? ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो जन्म के समय कुछ और जेंडर के होते हैं और बाद में अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे एक केस हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी व्यक्ति को अपना जेंडर चुनने का अधिकार, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है, और ये एक फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है और कि वो किस जेंडर में रहना चाहता है। तो अब क्या विवाद है? विवाद ये है कि अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाया जा रहा है। हालांकि 2019 वाले में भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाया गया था, डीएम के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। पर इस बार मेडिकल बोर्ड आपका चेकअप करेगा, फिर डीएम आपको सर्टिफाई करेगा कि आप किस जेंडर में हैं। यानी आप अब नहीं चुन सकते कि आप किस जेंडर में रहना चाहते हैं। तो कोर इशू क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है दोस्तों कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वर्सेस स्टेट्स कंट्रोल, प्राइवेसी का उल्लंघन। और 2014 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था नालसा में, उस केस के फैसले का भी उल्लंघन है ये। अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो कई सारे देश इस मुद्दे पर आगे चल रहे हैं हमसे। भारत पहले प्रोग्रेसिव था, लेकिन अब इस विधेयक से ऐसा लग रहा है कि भारत पीछे की तरफ जा रहा है, रेट्रोग्रेसिव हो रहा है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि सेल्फ डिग्निटी, स्टिग्मा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ेंगे। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में भेदभाव होगा ट्रांसजेंडर्स के साथ। सरकार का तर्क ये है कि आइडेंटिटी का फ्रॉड कम होगा, इससे इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि मार्च महीने में विदेशी निवेशक जो है उन्होंने भारत से 12.1 बिलियन US$ बाहर निकाल दिए। तो आइए समझते हैं कि ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, रुपये के साथ उसका क्या संबंध है, वेस्ट एशिया में जो चल रहा है उसका इस पर क्या प्रभाव है, RBI के सामने क्या चैलेंजेस है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक। उसके पास बहुत सारी तरह की परिसंपत्तियाँ होती है। जैसे उसके पास कई देशों की विदेशी मुद्रा होती है, जैसे डॉलर है, यूरो है। इसके अलावा गोल्ड होता है बहुत सारा, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं। इन सबको मिलाकर एक विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। विदेशी मुद्रा भंडार का और रुपये का क्या संबंध है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जिसकी डिमांड है ज़्यादा वो है उतना मजबूत, जिसकी सप्लाई ज़्यादा है वो उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। ऐसा समझिए कि जब बाज़ार में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो लोग डॉलर खरीदेंगे तो रुपया कमज़ोर होगा, रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपया स्ट्रांग होगा।
जैसे समझिए कि कोई विदेशी निवेशक जब भारत में पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, तो वो डॉलर लेके आएगा, लेकिन उसको खरीदना क्या पड़ेगा? रुपया, क्योंकि भारत में पैसा लगाना तो रुपया चाहिएगा, तो रुपया स्ट्रांग होना शुरू होगा। किस वजह से? कि डॉलर की सप्लाई हो रही है। लेकिन अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो डॉलर्स में, तो आपको अपने रुपये बेच के डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपया गिरेगा, डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, रुपया स्ट्रांग होगा। यही यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जब भी आरबीआई को रुपये को गिरने से बचाना होता है, तो वो बाजार में डॉलर को बेचता है। अब इस वर्तमान मुद्दे को समझिए आप, कि विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा बाहर निकाल दिया, यानी डॉलर भारत से बाहर गया, डॉलर की डिमांड बढ़ी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया गिरेगा, और रुपया गिरा है अपने ऐतिहासिक स्तर पे। देखिए, भारत जो है अपनी ऑयल संबंधी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, आयात पे, और ये ऑयल भारत को मिलता है डॉलर में। तो भारत को अगर ऑयल परचेस करना है तो भारत को डॉलर चाहिए, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की डिमांड गिरेगी और रुपये की वैल्यू भी कम होती जाएगी। आरबीआई के सामने क्या चैलेंजेस है? आरबीआई के सामने अब दो ऑप्शन है। एक, या तो वो रुपये को गिरने से बचाने के लिए बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे, अपना डॉलर बेचे, विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाले और बेचे, तो रुपये की वैल्यू, जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता जाएगा, ये चिंताजनक बात है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आरबीआई कुछ ना करे, कोई डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ाए, मार्केट की शक्तियों को बैलेंस करने दे। डिमांड एंड सप्लाई से रुपया अपने आप एक बैलेंस पे आके रुक जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव तरीका